हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं एमपी बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए एक एक करके इनका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑटोगैमी एंड व्हाई कैन नॉट क्रॉस कोलेशन अकर इन क्रिस्टोग्राम्स फ्लावर। क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक तो पूछता है कि ऑटोगैमी क्या होती है। तो ऑटोगैमी क्या होती है? ऑटोगैमी होती है आपकी ऑटोगैमी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी क्या है? एक सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेशन अब ये पॉलिनेशन क्या हो रहा है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब इसमें एंथर क्या है? एंथर और बात है आपका मेल पार्ट। मेल पार्ट किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका है? वो है आपका फ्लावर का, ठीक है। और स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। फीमेल रिप्रोडक्टिव, ठीक। आपकी सेल्फ पॉलिनेशन वो पॉलिनेशन होता है जो फ्लावर के अंदर होता है, ठीक है। उसे किसी दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती पॉलिनेशन के लिए। तो ऑटोगैमी क्या है? ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन है इन विच पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट है व्हाई क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट अकर इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो कैसा हमेशा बंद रहते हैं, जो हमेशा बंद रहते हैं। अब बंद रहते हैं तो दूसरा कोई पॉलिनेटिंग एजेंट पोलन ला नहीं पाएगा। पोलन क्या नहीं कर पाएगा? ला नहीं पाएगा। तो ला नहीं पाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा। इसलिए इनमें में क्या होता है? इसलिए हमेशा इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्रिस्टोगैमस फ्लावर में जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो हमेशा पास होते हैं, ठीक है, जिससे जो ट्रांसफर है पोलन का वो आसानी से हो सके। तो क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स नेवर ओपन, देयर एंथर एंड स्टिग्मा रिमेन क्लोज इनसाइड द फ्लावर, सो पोलन फ्रॉम एंथर फ्रॉम अनदर फ्लावर cannot enter and insect wind water cannot bring outside pollen। अब insect wind water क्या है? इसमें एक pollinating agent का काम करते हैं, ठीक है। pollinating agent हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा बायोटिक और होते हैं हमारे एबायोटिक, ठीक है। therefore cross pollination does not occur in Cristogamous flowers, they remain they always show autogamy and produce seeds successfully without depending on any pollinating, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स की 3 एग्जांपल है, वो आपके वियोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिन। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसाइट। तो पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। मेगास्पोरोजेनेसिस होती है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम किससे होती है? एमएमसी से। एमएमसी क्या होता है? हमारा मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो और ये कहाँ होती है? ये होती है आपकी ओव्यूल के न्यूक्लियस में मेगास्पोरोजेनेसिस होती है। अब ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। अब एम्ब्रियो सैक में 2 एंड होते हैं, एक होता है आपका चैल्जन एंड, एक होता है आपका माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर एंड वही है जहां से पोलन ट्यूब जाती है, ठीक है। चैल्जन एंड पे 3 सेल होते हैं जिनका नाम होता है एंटीपोडल्स, ठीक है। क्या नाम होता है? एंटीपोडल्स। और माइक्रोपाइलर एंड पे भी 3 सेल होते हैं, 2 का नाम होता है सिनर्जिड। 2 के कौन से सेल है? 2 का नाम है सिनर्जिड, एक का नाम है एक्सेल, ठीक। और बीच में भी एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। अब ये एक फिलीफॉर्म एपरेटस है जो माइक्रोपाइलर एंड पे होता है। ये क्या करता है? गाइड करता है किसको? गाइड करता है किसको? पोलर ट्यूब को। गाइड पोलर ट्यूब को, ठीक है। अब 7 तो इसमें सेल हो गए हमारे, 3 एंटीपोडल हो गए, 2 सिनर्जिड हो गए, 1 एक्सेल हो गए, 7 सेल हो गए। इसमें न्यूक्लियस 8 होते हैं। न्यूक्लियस 8 कैसे होते हैं? अब एंटीपोडल सेल के 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस हो गए, 2 सिनर्जिड, 2 न्यूक्लियस किसके हो गए? सिनर्जिड के हो गए, 1 एक्सेल का हो गया। पर जो सेंट्रल सेल है उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस, ठीक है। कितने इसके पास? 7 सेल है और 8 क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम स्पेलिंग दोबारा सही कर लेते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है कि नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट पहला आपको बता दूं, नेचुरल सिलेक्शन दिया कैसे होता है? नेचुरल सिलेक्शन
दिया था डार्विन। किन्होंने दिया था? डार्विन। उन्होंने कहा था कि जो स्पीशीज इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट कर लेती हैं, खुद को अडेप्ट कर लेती हैं, ऐसी वेरिएशन डेवलप कर लेती हैं जो इन्वायरमेंट रेजिस्टेंट होती हैं, वो क्या करती हैं? आगे चल के रिप्रोड्यूस ज्यादा करती हैं। रिप्रोड्यूस भी क्या करेंगी? ज्यादा करेंगे, अपनी स्पीशीज को क्या करेंगी? कंटिन्यू करते रहेंगे। तो नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म विद यूजफुल वेरिएशन सर्वाइव बेटर एंड रिप्रोड्यूस मोर। अब दीज यूजफुल कैरेक्टर्स, अब जो वेरिएशन उनके पास आई हैं वो कहाँ नेक्स्ट जनरेशन को क्या होती है? पास ऑन होती है। और यही चीज किसमें हेल्प करती है? इवोल्यूशन में हेल्प करती है। एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है होमोलॉजी। और होमोलॉजी का भी, होमोलॉजी मींस ऑर्गन्स हैव द सेम ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर कैसा है? सेम है, और फंक्शन कैसा है? डिफरेंट है। और ऐसे ही ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, कैसा है? ओरिजिन कैसा है? सेम ओरिजिन है, सेम ओरिजिन है, और सेम क्या है? मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है? सेम नहीं कहेंगे हम उसको, हम कहेंगे यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर भी कैसा है? बेसिक स्ट्रक्चर भी कैसा है? बेसिक स्ट्रक्चर भी कैसा है? सेम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। इसमें एग्जांपल हमारा 4 लिम्स ऑफ मैन, व्हेल, बैट। इनका कैसा है? इनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर कैसा? बोन्स का वो सेम है, पर फंक्शन कैसा है? डिफरेंट। जैसे हमारे 4 लिम्स में, हमारे 4 लिम्स में बोन का स्ट्रक्चर, बोन का स्ट्रक्चर कैसा है? पहले आती है हमारी ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस। फिर आती है रेडियस, देन अल्लाह, रेडियस, अल्लाह। फिर आती है हमारी मेटाकार्प। फिर आती है हमारी कार्पस, कार्पस, मेटाकार्पस, मेटाकार्पस, सैलेंजस। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मैन, व्हेल और बैट में कैसा रहेगा? सेम रहेगा, पर इनके फंक्शन कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे मैन में 4 लिम्ब का फंक्शन अलग है, व्हेल में अलग है, बैट में अलग है। तो जब फंक्शन अलग अलग है तो ऐसे एवोल्यूशन को हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो होमोलॉजी कैसा है? होमोलॉजी एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ताकि स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा है एनालॉजी। अब एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी होमोलॉजी का उल्टा होती है। आप अब समझिएगा कैसे में क्या था? सेम ओरिजिन था और स्ट्रक्चर कैसा था? सेम था, पर फंक्शन कैसे थे? डिफरेंट। अब फंक्शन सेम होता है, एनालॉजी में क्या होता है कि फंक्शन सेम होता है पर ओरिजिन और स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं, उल्टा ही होता है। तो एनालॉजी मींस ऑर्गन्स हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन। अब जैसे विंग्स ऑफ बर्ड और बटरफ्लाई, इनका कैसा है? इनका जो ओरिजिन है और स्ट्रक्चर है वो क्या है? अलग अलग है, पर फंक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, और ऐसे एवोल्यूशन को कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है राइट इन शॉर्ट अबाउट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी का, बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स स्टार्टेड अबाउट 20 बिलियन ईयर अगो। बिग बैंग थ्योरी कहती है हमसे जो यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था वो 20 बिलियन ईयर अगो पहले हुआ था। ठीक है, फ्रॉम अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन हुआ था बहुत बड़ा। उसमें क्या हुआ था? एट फर्स्ट जब एक्सप्लोजन हुआ था तो यूनिवर्स कैसा था? हॉट था और डेंस था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया, यूनिवर्स कूल डाउन होता गया, एक्सपेंड होता गया, और उसके बाद हमारी स्टार्स बनी, गैलेक्सीज बनी, प्लैनेट्स फिर बाद में बने थे। और दिस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, हमसे अभी भी कहती है कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ गैसेस यूज्ड बाय एस.एल. मिलर इन क्लोज क्लास ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन से कह रहा है कि एस.एल. मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैसेस का यूज करा था। तो एस.एल. मिलर ने एक्सपेरिमेंट करा था, क्यों करा था? क्योंकि उन्हें एक चीज प्रूव करनी थी, टू प्रूव द थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। तो एस.एल. मिलर एक्सपेरिमेंट को, एस.एल. मिलर एक्सपेरिमेंट को हम मिलर और यूरे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई, यूरे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकंड है क्या बोला था? टू प्रूव केमिकल एवोल्यूशन, टू प्रूव केमिकल एवोल्यूशन। ठीक, उन्होंने
कुछ गैसेस देखी जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में भी क्या थी, प्रेजेंट थी। वो गैसेस कौन कौन सी थी? वो थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। अब जब ये गैसेस उन्होंने ली और जब उन्होंने इलेक्ट्रिक स्पार्क इनको दिया, जब इलेक्ट्रिक स्पार्क को स्टिमुलेट करा, ठीक है, तो इन्होंने किसकी फॉर्मेशन की? इन्होंने फॉर्मेशन करी अमाइनो एसिड की। अब अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड लेट क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड बनाते हैं आपके प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो गैसेस कौन कौन सी यूज कर ली? वो थी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर। चलिए नेक्स्ट पार्ट की चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है राइट इक्वेशन ऑफ हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का भी एक दूसरा नाम है, उसको हम कहते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि एक लार्ज रैंडम वेटिंग पॉपुलेशन में एलील्स और जीनोटाइप कैसे रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन, अगर वहां पे किसी भी एवोल्यूशनरी फोर्सेस का क्या ना हो, एवोल्यूशनरी फोर्सेस का कोई भी वो ना हो, मतलब क्या नहीं हो, इंट्रोडक्शन ना हो, ठीक है। जैसे एवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन सी है? वो आपकी म्यूटेशन, माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक। अगर ये एवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं आएंगी तो एलील्स और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जनरेशन टू जनरेशन कैसी रहेगी? सेम रहेगी। उन्होंने इक्वेशन दी थी p² + 2pq + q² = 1। अब सर p² क्या होता है? p² होता है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, q² होती है होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, और 2pq होती है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। उन्हें ये भी बताया था कि p + q, मतलब अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप और होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप पर जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज बायोगैस? ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ बायोगैस प्लांट एंड राइट बायोगैस यूजेज इन आवर डेली। फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज बायोगैस? बायोगैस क्या होती है? तो बायोगैस क्या होती है? बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है, जिसमें मेन प्रीडोमिनेटली सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी मीथेन। मीथेन। अब ये मीथेन बनती कैसे? मीथेन बनती है मिथेनोबैक्टीरियम, जिसको हम मिथेनोजेंस भी कहते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो एक सेलुलोजिक वेस्ट मटेरियल पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं एनारोबिकली, और जिससे गैस निकलती है वो होती है मीथेन, ठीक है। और इस मीथेन को हम फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं। अब ये बायोगैस प्लांट का डायग्राम है। इसमें फर्स्ट पार्ट होता है इसका डंग और वाटर। इसमें पहले क्या डालते हैं? पहले हम डंग डालते हैं, फिर वाटर डालते हैं। एक इनलेट पाइप होता है जो क्या रहता है? एक डाइजेस्टर में जाता है। डाइजेस्टर में जो मिथेनोबैक्टीरियम है वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे इसके ऊपर और गैस रिलीज करेंगे, और वो गैस होल्डर में जाके क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेट हो जाएगी, और गैस आउटलेट पाइप के द्वारा गैस बाहर निकाल दी जाएगी, ठीक है। अब जो वेस्ट बचेगा, जो स्लरी बचेगी, इसे हम स्लज भी कहते हैं, अब वो आउटलेट टैंक में जमा हो जाएगी, और इसी स्लरी को हम ऑर्गेनिक मैन्यूर की तौर पर यूज भी कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम यूजेस देख लेते हैं। किसके? पहला यूज है कुकिंग फ्यूल इन रूरल हाउस होल्ड। बायोगैस का हम फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं रूरल हाउस होल्ड में, ठीक है। लाइटनिंग की तरह भी इसका यूज करते हैं लैंप्स में। हीटिंग पर्पसेस के लिए भी बायोगैस का यूज होता है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज करते हैं। अब जो लेफ्ट ओवर स्लरी है उसको हम ऑर्गेनिक मैन्यूर की तरह कैसे यूज करते हैं? फील्ड में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज BOD? राइट एनी 3 प्रिवेंशन ऑफ डिक्रीज BOD ऑफ पॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर। पहला क्वेश्चन पूछा है कि BOD क्या होती है? तो BOD मीन्स होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसका दूसरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी? अब जैसे बायोकेमिकल डिमांड वो डिमांड होती है, जैसे अब वो पॉन्ड वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अब उनको ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है? उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। अब पानी में जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको डिकम्पोज करने के लिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की क्या होगी, नीड होगी। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेंगे पानी में, उतना ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे एक्वेटिक लाइफ को क्या सकता है, थ्रेट हो सकता है। ठीक है, इन पॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर बीओडी कैसी है, हाई है, बिकॉज मोर माइक्रोब्स यूज मोर ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन वेस्ट, दिस डिक्रीज रिजॉर्ट ऑक्सीजन एंड कैन किल एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, अब इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन है कि हमें क्या नहीं करना, हमें अनट्रीटेड सीवेज को सीधे पॉन्ड में नहीं छोड़ना, हमें डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को पहले क्या करना है, ट्रीट करना है रिलीज करने से पहले। ऑर्गेनिक वेस्ट, डेड प्लांट्स और गार्बेज हमें पॉन्ड वाटर में से रेगुलरली क्या करने चाहिए, रिमूव करने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं क्लियर वाटर क्या हमेशा बीओडी कैसा होगा, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होगा उसका बीओडी हमेशा क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, कम होगा, और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उसका बीओडी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन ये वाला हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट द नेम ऑफ इट्स 3 इंपॉर्टेंट लेवल। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है हमारे अर्थ पर कितनी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है वो किसने दिया था, मैं आपको बता दूं, बायोडाइवर्सिटी का जो टर्म है वो दिया था एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी का टर्म दिया था, एडवर्ड विल्सन। ठीक, बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कौन कौन आ गए, प्लांट्स आ गए, आपके एनिमल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, और एंड द इकोसिस्टम वेयर दे लिव। ठीक, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये मेंटेन करती है, क्या मेंटेन करती है, नेचर में बैलेंस मेंटेन करती है, हमें फूड देती है, मेडिसिन देती है, ऑक्सीजन देती है, और ऐसी बहुत सारे रिसोर्सेज देती है जो ह्यूमन लाइफ के लिए क्या है, हेल्पफुल। ठीक, अब 3 इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं डाइवर्सिटी के। पहला आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट एट जेनेटिक लेवल और इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जांपल है इसका, एक प्लांट होता है रोवोल्फियर वोमिटोरियम, ये हिमालय में पाया जाता है। अब जैसे जैसे हम हिमालय के रेंजेस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जैसे अलग अलग हिमालय रेंजेस पर जाएंगे, तो इसमें एक केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है रिजर्पाइन। उस रिजर्पाइन में उसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन में हमें क्या मिलता है, चेंज मिलता है। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हो गया हमारा। और इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस और 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। इंडिया में 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन के राइस मिलते हैं और 100 टाइप से ज्यादा वैरायटी के मैंगो, 1000 टाइप के ज्यादा की वैरायटी के मैंगो भी मिलते हैं। नेक्स्ट है स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट एट स्पीशीज लेवल, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसका एग्जांपल है वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज देन द ईस्टर्न घाट। कह रहा है कि वेस्टर्न घाट पे, जैसे वेस्टर्न घाट एम्फीबिया कौन होते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। ठीक है, दोनों पे रहते हैं, तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीशीज कैसी है, हमेशा ज्यादा है ईस्टर्न घाट से। तो ये कहता है स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक इलाके में एक जगह पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसी है, ज्यादा है। थर्ड है हमारे पास इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट एट द इकोसिस्टम लेवल। जैसे इन इंडिया विद इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, एस्चुरीज एंड अल्पाइन मीडोज। जैसे इंडिया क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, उसमें बहुत टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे डेजर्ट भी होते हैं, रेन फॉरेस्ट भी होते हैं, आपके मैंग्रोव भी होते हैं, कोरल रीफ भी होती हैं, वेटलैंड्स भी होते हैं, तो उसकी डाइवर्सिटी कैसी है, ज्यादा है। और किससे ज्यादा है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री वैसी कंट्री होती है जिनकी बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है, कम होती है। कोल्ड कंट्रीज होती है लाइक नॉर्वे। नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 मेन हाइपोथेसिस अबाउट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी गिवन बाय इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने 3 दी थी। फर्स्ट है हमारा मोर टाइम फॉर एवोल्यूशन। अब जैसे हम 2 लेते हैं, जैसे ट्रॉपिकल्स लेते हैं और टेम्परेट लेते हैं। तो ट्रॉपिकल एरियाज हैव रिमेन्ड मोस्टली स्टेबल फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। वो आपसे कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो कैसे रहते हैं, हमेशा स्टेबल रहते, मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वो कहते हैं स्टेबल रहते। वहां पे इवोल्यूशनरी फोर्सेस का क्या नहीं हुआ था, एक्सपोजर नहीं हुआ था। दे वर नॉट डिस्टर्ब मच बाय आइस एज अनलाइक टेम्परेट रीजन, सो स्पीशीज गॉट लॉन्ग टाइम टू इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाई। सेकेंड हमारे पास स्टेबल क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल एरियाज का क्लाइमेट कैसा था, स्टेबल था, वो लेस सीजनल था और मोर कांस्टेंट था, मतलब उसमें फ्रीक्वेंट सीजनल चेंजेस नहीं होते थे। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन
ऑर्गेनिज्म ने क्या करा, अडेप्ट कर लिया अपने स्पेसिफिक हैबिटाट को और एक स्पेसिफिक रोल क्या कर लिया, एक डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से मोर फिशेस आगे चल के बनी। ठीक, थर्ड हमारे पास मोर सनलाइट और प्रोडक्टिविटी। जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे जो सनलाइट का एक्सपोजर क्या है, वो ज्यादा है। अब एक्सपोजर ज्यादा है तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ेगी और फूड प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ज्यादा फूड प्रोडक्शन होगा तो जो फूड प्रोडक्शन है वो सपोर्ट कर पाएगा बहुत सारे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को। अब कैसे कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज हैव मोर सनलाइट एक्सपोजर। सनलाइट का क्या है, एक्सपोजर क्या है, ज्यादा है। ट्रॉपिकल एरिया पे सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा हुआ था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी क्या हुई, ज्यादा हो गई। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी क्या हुई, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी ज्यादा हो गई। उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ भी ज्यादा हो गई और फूड प्रोडक्शन भी, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी बढ़ेगी तो फूड प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज्यादा हो। अब यहाँ पे हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम 4th मार्क वाले क्वेश्चन चालू करेंगे।